हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खालिस्तान ही नहीं उर्दूस्तान भी बनाना चाहता है पन्नू। नए डोजियर में खुली साजिश की एक एक परत। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिका ने अपने कायदे के लिए भारत कनाडा के बीच बोए दुश्मनी के बीच बाइडेन की छिपी चाल। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहां पाकिस्तानी शख्स का सबसे बड़ा दावा कहा, यहाँ का बच्चा बच्चा मुजाहिदीन है, अगर भारत करेगा जंग तो भारत का मुसलमान भी देगा पाकिस्तान का साथ। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे पाकिस्तानी शख्स ने ये सबसे बड़ा दावा किया है। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव से भी जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खालिस्तान ही नहीं उर्दूस्तान भी बनाना चाहता है पन्नू। नए डोजियर में खुली साजिश की एक एक परत। जी हां, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के सांसद जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत सरकार के संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। अब दोस्तों विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बेनकाब करने के लिए भारत ने नया डोजियर तैयार किया है। इस डोजियर से पता चला है कि पन्नू सिर्फ खालिस्तान ही नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो उर्दूस्तान भी बनाने की ख्वाहिश रखता है। इस डोजियर में एसएफजे चीफ और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे भारत के टुकड़े करना चाहता है, उसके प्लानिंग की पूरी खुफिया रिपोर्ट है। नई डोजियर के मुताबिक पन्नू पर पूरे देश में 16 केस दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर उस पर यह केस दर्ज किए गए हैं। दोस्तों नए डोजियर के अनुसार बंटवारे के समय 1947 में पन्नू का परिवार पाकिस्तान के खान कोट गांव से अमृतसर आया था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। पन्नू का भाई भगवंत सिंह विदेश में रहता है। पन्नू अमेरिका में अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है और पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करता है। आपको बता दें, डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वो धार्मिक आधार पर विभाजन चाहता है। पन्नू देश के मुस्लिमों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है, जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दूस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है, जिससे कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, पन्नू के खिलाफ दर्ज मामले इसी बात की गवाही देते और न्यू डोजियर में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक एक साजिश की परत खोल दी गई है इस नए डोजियर में। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस खालिस्तानी आतंकी पन्नू को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी और आने वाले वक्त में इसके सपने चूर चूर हो जाएंगे, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने अपने फायदे के लिए भारत कनाडा के बीच बोए दुश्मनी के बीच बाइडेन की छिपी चाल क्या है वो आपको बता दे। दोस्तों भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक तनाव चरम पर है। इस बीच कनाडा में अमेरिका के राजदूत डेविड कोहेन ने शनिवार को कहा है कि निज्जर की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने दी थी। इसी खुफिया सूचना के आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में बयान दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत कनाडा दुश्मनी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है, तो आपको बता दें फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और खुद कनाडा है। ये पांचों देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। कनाडा G7 समूह का भी सदस्य है, लेकिन G7 में अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ दे तो किसी ने निज्जर मामले में कुछ खास नहीं कहा है। भारत ने दो टूक कहा है कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उसकी भूमिका से जुड़े कोई सबूत शेयर नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले हफ्ते कहा था कि कनाडा ने किसी भी तरह की खुफिया सूचना को साझा नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा और अमेरिका ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी नहीं दी थी। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और कनाडा के संबंध काफी पुराने और मजबूत है, लेकिन खालिस्तान समर्थक आंदोलन ने इसे लगातार कमजोर किया है। हमारे सहयोगी प्रकाशन द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा से भारत के तनाव का एक फायदा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हो सकता है। ये सभी उसी फाइव आइज के सदस्य हैं जिन्होंने कनाडा को निज्जर से जुड़ी कथित खुफिया जानकारी दी थी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत के साथ विवाद से सबसे अधिक नुकसान कनाडा का होना है। जो भारतीय छात्र अब तक कनाडा पढ़ाई के लिए जाने की सोचते थे, वो अब विकल्प के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच सकते हैं। ऐसे में अगर तनाव कम नहीं हुआ तो सीधे सीधे इसका फायदा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को ही होगा। इसमें से सभी सबसे अधिक भारतीय छात्र अमेरिका का रुख करेंगे, जो उनकी इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कि दोस्तों कनाडा
कनाडा भी ये नहीं सोचता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने उसके साथ भी बहुत बड़ा धांधली कर दिया, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। लेकिन कनाडा को यही लग रहा होगा कि अमेरिका ने उसका साथ दिया है, लेकिन अमेरिका कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। अमेरिका जो दिखता है वो रियलिटी होता ही नहीं है। अमेरिका जिस प्रकार से जाल में किसी देश को फंसाता है दोस्तों, वास्तव में जो देश उसमें फंसता है उसको तो लगता है कि वाकई में अमेरिका उसका हिमायती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि कनाडा और भारत की लड़ाई में अमेरिका को तगड़ा वाला फायदा होने वाला है और कनाडा के लिए अमेरिका सबसे बड़ा हिमायती भी पेश होने वाला है, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमने आपको बताया है। दोस्तों अगर आप भी इससे सहमत हैं तो क्या आप भी अमेरिका जैसे देश को चालाक मानते कि नहीं, बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां यहाँ का बच्चा मुजाहिदीन अगर भारत करेगा जंग तो भारत का मुसलमान देगा पाकिस्तान का साथ। जी हाँ, खुद पाकिस्तानी शख्स ने ये सबसे बड़ा दावा किया है। आपको बता दे भारत को आजादी साल 1947 में मिली थी, उसी वक्त भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था। पाकिस्तान शुरू से ही खुद को इस्लामिक देश मानता है। हालांकि आज आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आजादी के बाद से दोनों मुल्कों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसी बीच पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम के बीच जाकर दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर प्रतिक्रिया ले ली है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भारत पाकिस्तान के जंग और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आवाम से सवाल जवाब किया। इस दौरान एक पाकिस्तानी शख्स ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर उसका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को हरा देंगे तो वो उनका ख्वाब ही रह जाएगा। यहाँ का बच्चा मुजाहिदीन है। पाकिस्तान का एक शख्स भारत से पंगा लेना चाहता है और कभी आगे जंग हुई तो भारत में रहने वाले मुसलमान हमारा ही साथ देंगे क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने शख्स से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंग के बारे में पूछा। इस पर शख्स ने कहा कि हम अब तक भारत के खिलाफ हुए सारे जंग में जीत हासिल की है। हालांकि इस बात पर यूट्यूबर ने शख्स को आईना दिखाते हुए कहा और साल पाकिस्तान के तरफ से युद्ध रोकने की बात भी याद दिलाई। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी जिस प्रकार से ये ख्वाब देख रहे हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ देंगे, ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उनका ख्वाब ही रह जाएगा? क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय होगी बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केरल में सेना के जवान की पिटाई, पीठ पर लिखा PFI। आखिर क्या कहा केरल की पुलिस ने? आपको बता दें दक्षिणी केरल के कोल्लम जिले में रविवार रात 6 लोगों ने कथित तौर पर एक सैनिक की उनके घर के निकट पिटाई की और उनकी पीठ पर हरे रंग से PFI लिख दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कथित घटना रविवार रात यहां कड़क्कल में सैनिक के घर के पास उस समय हुई जब वो अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे। पुलिस ने कहा है कि सैन्य खुफिया कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी EME कोर में तैनात सैनिक पर कथित हमले की जांच का निर्देश दिया। पुलिस ने कहा कि कथित घटना केरल निवासी सैनिक की छुट्टी के आखिरी दिन हुई। पुलिस के अनुसार अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 यानी गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, धारा 147 यानी दंगा, 153 यानी दंगा भड़काने के मकसद से उकसाना, 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कथित घटना में किसी संगठन की कोई भूमिका है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपसे सवाल है कि धारा 341 किस चीज का धारा है दोस्तों, बताइएगा जरूर किस अपराध का धारा है। साथ ही साथ बता दें कड़क्कल थाना के एक अधिकारी ने कहा कि सैनिक की शिकायत के अनुसार जब वो अपनी बाइक से लौट रहे थे तो उन्होंने अपने घर के पास कुछ लोगों को खड़े हुए देखा। शिकायत में कहा है कि जब उन लोगों से पूछा गया कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पास के रबड़ बागान में कोई व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा हुआ है और उन्होंने सैनिक से पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं। अधिकारी ने कहा सैनिक ने बताया कि वो उन लोगों के साथ रबड़ बागान चला गया और वहां पहुंचने पर किसी ने उन्हें पीछे से लात मारी और फिर हमलावरों ने उनके हाथ बांधकर पिटाई की। फिर उन्होंने हरे रंग से उनकी पीठ पर PFI लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इन 6 अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए तो अपनी राय वश रखिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां टैंक से ट्रैक्टर पर आई पाकिस्तानी सेना, भूखी आवाम के लिए करेगी खेती, कब्जाई 10 लाख एकड़ की जमीन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में महीनों से चले आ रही आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कमर कस ली है। इसके लिए वो अपने जवानों को टैंकों से उतारकर ट्रैक्टरों पर चढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने देश में 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा किया है। अब इसी जमीन पर पाकिस्तानी सेना खेती करने जा रही है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेना गरीबी से जूझ रही जनता के लिए भोजन उगाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रही है। हालांकि इस कदम ने आर्थिक पतन का सामना कर रहे देश में सेना की व्यापक उपस्थिति के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया खाद्य सुरक्षा अभियान नए साल की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। ये काम नागरिक सैन्य निवेश निकाय के जरिए किया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और खबर की तरफ, जहां भारत में कोरिया दूतावास में आई नई गाड़ी। राजदूत ने भारतीय परंपरा के साथ किया पूजा, जिसका वीडियो पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में हो गया वायरल। जी हाँ, भारत में कोरिया दूतावास में राजदूत के लिए हुंडई की नई कार जेनेसिस GV80 लाई गई। राजदूत के लिए आई नई कार पर सवार होने से पहले कोरियाई राजदूत ने भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। भारत में कोरिया के राजदूत के पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर और अन्य चैनल्स पर भी वायरल हो रहे हैं। कोरिया दूतावास द्वारा 23 सितंबर को यूट्यूब पर पूजा करने वाला वीडियो पोस्ट किया गया था। वीडियो में एक पुजारी नई गाड़ी की पूजा करा रहे हैं और राजदूत चांग जे बक इसको अच्छे से देख भी रहे हैं और पूजा में सहयोग भी कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया गया पंडित के द्वारा। बहरहाल दोस्तों, आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ कनाडा की संसद में नाजी सैनिक के सम्मान पर मच गया हंगामा, फिर घिर गए PM ट्रूडो। रशिया ने भी लताड़ा दोबारा। जी हाँ, कनाडा की संसद में नाजियों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर रशिया ने भी अपने गुस्से का इजहार किया है। क्रेमलिन की ओर से सोमवार को कहा गया है कि यह अपमानजनक है। दरअसल ये यूक्रेनी शख्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर की वेफेन SS यूनिट का हिस्सा था। पिछले हफ्ते कनाडा के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उसे हीरो के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि मामला बढ़ता देख कनाडा सरकार की ओर से अब इस पर माफी मांगी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि स्पीकर ने माफी मांग ली है। उन्होंने यारोस्लाव हुंका को निमंत्रण जारी करने और संसद में मान्यता के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की है। जी हाँ दोस्तों, स्पीकर रोटा ने कहा कि संसद सदस्य और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल हुंका को मान्यता देने की उनकी योजना से अवगत नहीं था। रोटा ने कहा था कि हुंका उनके जिले से है। रोटा ने कहा, मैं विशेष रूप से कनाडा और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने कृत्य की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने भी तनाव के बीच कनाडा को खूब फटकारा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रशिया के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि कनाडा यूक्रेन के नाजियों के लिए हमेशा सुरक्षित स्वर्ग रहने वाला है। खड़े होकर एक नाजी वेटरन का ऐसे जय जयकार करना ही सब कुछ बता देना है। भगवान का शुक्र है कि जेलेंस्की के दादा ने ये नहीं देखा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अटक जेल से रावलपिंडी के जेल में इमरान खान का हुआ तबादला। अदालत ने सारी सुविधाएं मुहैया कराने के दे दिया आदेश। बता दे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीके पाकिस्तान यानी PTI के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की आदियाल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एक अच्छे रहन सहन के हकदार है, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। BBC उर्दू सेवा के मुताबिक सोमवार को इमरान खान के वकील शेर अफजल मारवत ने इमरान खान को अटक जेल से आदियाला जेल में ट्रांसफर करने की गुजारिश करते हुए अदालत को आवेदन दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनूर इकबाल से सवालिया लहजे में कहा कि जब इस्लामाबाद के सभी विचाराधीन कैदी आदियाला जेल में है तो फिर एक विचाराधीन कैदी को आदियाला की बजाय अटक जेल में क्यों रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जेल नियमों के मुताबिक इमरान खान को वो चीजें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका कोई अधिकार ही खत्म हो जाए। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नीदरलैंड में कुरान के अपमान पर भड़का सऊदी अरबिया कह डाली ऐसी बात। बता दे, सऊदी अरब ने नीदरलैंड के शहर हेग में तुर्की दूतावास के बाहर कुरान की एक प्रति को यानी कॉपी को पैरों से कुचलने और उसे फाड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है। धूर दक्षिणपंथी डच कार्यकर्ताओं के कुरान के अपमान की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने कहा है कि बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कुरान फाड़ने की घटना की निंदा करते हुए रविवार को एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय इन निंदनीय और बार बार होने वाले कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। इस तरह के कार्यों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह के कृत्य स्पष्ट रूप से घृणा, नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे कृत्य सहिष्णुता, संयम को बढ़ावा देने और चरमपंथ को खारिज करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आपसी सम्मान की आवश्यक नींव को कमजोर करते हैं, जो लोगों और देशों के बीच संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां आखिर भारत को क्यों नहीं मिल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप यानी कि स्थायी सदस्यता। ब्रिटेन ने फिर किया समर्थन। बता दें, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की बोली का समर्थन किया है। भारत के अलावा उन्होंने UNSC में स्थायी सदस्य के रूप में उम्मीदवारी के लिए ब्राजील, जर्मनी और जापान का भी समर्थन किया है। जी हाँ, क्लेवरली ने कहा है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए हमारा मानना है कि भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को
को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और अफ्रीका वास्तव में विश्व मंच पर ऊंची आवाज का हकदार है। ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ऐसे में उसकी आवाज को काफी अहमियत दी जा रही है। चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस और रशिया भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ पर दिखा भारत की कूटनीति का दम। वैश्विक नेताओं ने दिल खोलकर की भारत की प्रशंसा। जी हाँ, विभिन्न देशों के नेताओं ने G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ पर भारत की कूटनीति का दिल खोलकर प्रशंसा किया है। यहाँ कहा है कि भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता के साथ ग्लोबल साउथ के देशों को आवाज दी और महामारी के दौरान जब अन्य देश टीका कूटनीति में लिप्त थे, तब दुनिया भर के देशों को कोविड-19 रोधी टीकों की आपूर्ति कर असहाय लोगों की ओर मानवता का हाथ बढ़ाया। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को यहाँ एक विशेष इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ के कई नेताओं की मेजबानी की। कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों के हितों और चिंताओं की वकालत करने वाला मजबूत नेता होने के लिए भारत की सराहना की। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, उन्होंने ही 2014 के बाद भारत की जो वैल्यूज बढ़ाई हैं वो काबिल तारीफ है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं उनको लगे और हमेशा के लिए वो प्रधानमंत्री बने रहे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां स्वास्तिक बनाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने C-295 विमान को किया वायुसेना में शामिल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर एयरबेस कंपनी से खरीदे गए मालवाहक विमान C-295MW को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 नाम के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने C-295MW विमान पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया और पूजा की। इसके साथ ही इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना का हिस्सा बना लिया गया। राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 के दौरान कामिकाजे ड्रोन का प्रदर्शन भी देखा। जी हां, भारत ड्रोन शक्ति 2023 में कई तरह के ड्रोनों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 50 किलो से 100 किलो वजन ले जाने की क्षमता वाले ड्रोन को भी उड़ाया गया। इस दौरान एक ऐसे ड्रोन को प्रदर्शित किया गया जिसे बाइक पर लेकर कहीं भी जाया जा सकता है। इस ड्रोन को किसानों के लिए तैयार किया गया है। इसकी मदद से किसान आसानी से फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट 75I समुद्र में बनाना है साम्राज्य, तो इंडियन नेवी को बढ़ानी होगी ताकत। बता दें, समुद्र में भारत कैसे साम्राज्य कायम कर सकता है, इसको लेकर सबसे पहले विचार दिया था भारत के महान विचारक कवलम माधव पणिक्कर ने, जिनके लिखे शब्दों को आज के दौर में समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कवलम माधव पणिक्कर ने भारत और हिंद महासागर भारतीय इतिहास पर समुद्री शक्ति के प्रभाव पर एक निबंध यानी 1945 में निबंध लिखा था। वो ये कि यदि भारत एक नौसैनिक शक्ति बनना चाहता है तो केवल कुशल और अच्छी तरह से संचालित नौसेना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे आम नागरिकों में एक नौसैनिक परंपरा, समुद्री समस्याओं में लगातार दिलचस्पी और ये विश्वास पैदा करना होगा कि भारत की भविष्य की महानता समुद्र में ही निहित है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई, अमेरिकी राजदूत का ग्वादर दौरा, क्या चीन से किनारा कर रहा है पाकिस्तान। बता दें, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को आयरन ब्रदर बताते हुए नहीं थकते हैं, वो भी तब जब चाइना ने कर्ज तले दबाकर पाकिस्तान को कंगाल बना दिया है। इस बीच पिछले कुछ महीनों में दो बड़े डेवलपमेंट ने चाइना और पाकिस्तान में बढ़ती दूरियों को दुनिया के सामने रख दिया है। पहला, हाल में ही अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का दौरा किया है। दूसरा, पाकिस्तान ने यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका के साथ एक गुप्त हथियार समझौता किया और बाकायदा हथियारों की सप्लाई भी की। इन दोनों डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी और चाइना के साथ संबंधों के नाजुक संतुलन को उजागर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से हथियारों की आपूर्ति की थी, जिसका इस्तेमाल अंततः रशिया के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना की सहायता के लिए किया गया था। पाकिस्तानी सेना के एक सूत्र से इंटरसेप्टर को मिले लीक दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका और पाकिस्तान 2022 की गर्मियों से 2023 के वसंत तक युद्ध सामग्री की बिक्री पर सहमत हुए हैं। रूसी आक्रमण फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने हथियारों की बिक्री से अमेरिका से राजनीतिक सद्भावना अर्जित की है। इसी सद्भावना ने हथियारों के बदले में नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जिस वक्त द
इंटरसेप्टर की रिपोर्ट जारी की गई। उसी वक्त पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम को ग्वादर बंदरगाह का दौरा करना पड़ा। ग्वादर दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का एक तटीय शहर है और 50 अरब डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना का केंद्र बिंदु है। चीन ग्वादर को एक मिलिट्री बेस के तौर पर विकसित कर रहा है। ऐसे में वहाँ अमेरिकी राजदूत का जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या चीन पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ये चाल चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं अब चीन का पलड़ा हल्का होता नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, या फिर क्या चीन का दामन छोड़ने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान? अब जो भी लगता हो दोस्तों आपको कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संसद में होगी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। बता दें बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कई सालों से सांसद है। उन्होंने जब भी संसद में बोलने का समय मांगा उन्हें दिया गया। संसद में हर किसी को बोलने का अधिकार मिलता है, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता या किसी की लिंचिंग कर दी जाएगी। राजनीति करना बंद करें। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में रमेश बिधूड़ी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत की संसद में एक बीजेपी का सांसद एक मुस्लिम एमपी को गाली देता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी संसद में नहीं बोलना चाहिए था, उनकी जुबान खराब थी। ये तो आवाम का नुमाइंदा है, उन्होंने ही इसे वोट दिया है। ओवैसी ने नसीर जुनैद हत्याकांड और नूह में लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं छोटा था तो आरएसएस के लोगों की रैली मेरे घर के सामने कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे लगाते थे, मैंने ये सुना, अब मेरा बेटा वो नारे सुन रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां 3 केंद्रीय मंत्री 4 सांसद समेत कई दिग्गजों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में उतारा। कैलाश विजयवर्गीय को भी दिया टिकट। दूसरी लिस्ट में 39 और नाम निकलकर सामने आए। जी हां दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों तक के नाम है। दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, गढ़वारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट थमाया है। जी हां दोस्तों बाकी पूरी ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। 17 अगस्त को बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस चुनाव के लिए अब तक बीजेपी 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का